वेलकम टू रियल हिस्ट्री मिरर, सच्चा इतिहास, सच्चा दर्पण। जय भीम, नमो बुधाय दोस्तों। तो आज आपका इस चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ देश के स्वतंत्रता संग्राम में जो अछूत जातियों का योगदान है उसको क्यों छिपाया गया, कैसे छिपाया गया, क्यों। तो थोड़ा सा दो लाइन में बोल दे रहा हूँ, उसके बाद टॉपिक पर चलता हूँ। स्वतंत्रता संग्राम में अछूत जातियों का योगदान जानबूझकर एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत मिटाया गया है, छुपाया गया है। ये साहित्यिक बेईमानियाँ यदि न की गई होती तो आज जो लोग क्रांतिवीर गुमनाम हैं उनके नाम आज़ादी के इतिहास के बही खातों में दर्ज होते, क्योंकि समाज में दलितों की स्थिति पशुओं से भी बदतर बना दी गई थी। उन्हें ढोल डंगर पुकारा गया था। यही वजह है कि अथाह स्थितिवादियों ने उनके योगदान को सिरे से खारिज करने की पुरजोर कोशिश की। आज दलितों के हाथ में कलम है, अपनी कलम। आज दलित अपना साहित्य स्वयं रच रहा है, साथ ही अपने इतिहास की भूली बिसरी कड़ियों को स्वयं जोड़ रहा है। यदि इस देश के कलम कसाई इतिहासकारों ने जाति भावना से ऊपर उठकर कार्य किया होता तो हमें आज अलग से ऐसे प्रयासों पर समय एवं ऊर्जा नष्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों देखिए, हमारे इतिहासकार जो हैं कैसे हैं, जो जाति देखकर, धर्म देखकर और स्थान देखकर ये लोग इतिहास लिखते हैं, सदियों से भेदभाव वाले। तो 1857 के संघर्ष के बाद जहां ऊंची जातियों के लोग राय साहब, राय जमींदार, महाराज, राजा व जागीरदार की उपाधि लेने में व्यस्त थे, वहीं दलितों के ऊपर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगाया जा रहा था। तो दोस्तों आज मैं इसी पे बात करने वाला हूँ। तो मैं रेफरेंस लिया हूँ, स्लाइड बनाया हूँ। स्वतंत्रता संग्राम में अछूत जातियों का योगदान बुक है। देशभक्त अछूत जातियों को अपराधी बनाने का औपनिवेशिक षड्यंत्र। इतिहासकार सतनाम सिंह अपने बुक में लिखते हैं। अध्याय 1, देशभक्त अछूत जातियों को अपराधी घोषित करने का दमनकारी इतिहास 1857 से 1847 तक, 1947 तक। क्रांति का मुख्य आधार शोषित वर्ग। 1857 से पूर्व का संघर्ष। चमार, कोरी और पासी जैसी दलित जातियां 1857 की औपनिवेशिक क्रांति से कहीं पहले ही ब्रिटिश राज के शोषण के विरुद्ध लगातार लोहा ले रही थी। अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए लड़ने की वजह से ये जातियां ब्रिटिश हुकूमत की नज़रों में खटकने लगी थी। एओ हुम का गुप्त बयान। कांग्रेस के संस्थापक मिस्टर होम की रिपोर्ट के अनुसार देश के गरीब किसान, मजदूर और दलित कारीगर आर्थिक संकट के कारण सर्वथा निराश होकर बगावत की तैयारी कर रहे थे। वे पुरानी तलवारें और बंदूकें जमा कर क्रांति को सुनियोजित रूप दे रहे थे। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट। 217 जातियों पर दोस्तों क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगाया गया। और जो हमारे यहाँ जो पंडा पुजारी आज के जो छत्री बोलते हैं, ये सब उपाधि लेने में और कमीशन खाने में, जैसे माफीनामा लगा के सब करने वाले की इतिहास देखिए। तो मातृभूमि की चाह की कठोर सजा। अंग्रेज़ों ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली 217 जातियों को इस दमनकारी कानून की काली सूची में डाल दिया। इन जातियों के लोगों को हर रोज़ संबंधित पुलिस थानों में जाकर हाजिरी देनी पड़ती थी।
एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए स्थानीय मुखिया से अनुमति अनिवार्य थी। उनके स्वाभिमान को कुचलने के लिए उनकी संपत्ति जब्त कर उन्हें आर्थिक रूप से मृत कर दिया गया। दमनकारी औपनिवेशिक कानून। 1713 का दमनकारी कानून 93 का क्रांतिकारी जातियों पर लगाम कसने के लिए शुरू किया गया सबसे शुरुआती नियम, जिसे स्वतंत्रता की चाहत को दबाने के लिए इस्तेमाल किया गया। आईपीसी 1857 के विद्रोह से घबराकर ब्रिटिश सत्ता ने पुरानी विद्रोही जातियों को नियंत्रित करने के लिए पुराने कानूनों को भारतीय दंड संहिता आईपीसी में बदल दिया। गजेटियर प्रोजेक्ट कॉलोनियम डिटरमिनेशन प्रोजेक्ट के तहत भारतीय जातियों की सूची बनाई गई ताकि देशभक्त अछूत जातियों को पहचान कर उन पर कड़ा नियंत्रण रख सके। तो अब देशभक्त मतलब समझ रहे हैं कि जैसे आज आरएसएस है, उसी समय का देशभक्त थे जो अपने रुतबा के लिए, अपने सब कुछ लेने के लिए यहाँ पर जो डलवाए क्रिमिनल ट्राइब में नाम, और नज़र रख रहे थे कि थोड़ा सा गलती करे या ना भी करे तो इस केस के तहत अंदर करवा दिया जाए। तो ऐसे ऐसे षड्यंत्र है। इतिहासकारों की नैतिक हार। पूर्वाग्रह से ग्रसित इतिहास लेखन। यदि इतिहासकारों की दृष्टि पारंपरिक संकीर्णता से प्रभावित न होती तो वे इन तमाम जातियों के अनगिनत संघर्षों का सिलसिलेवार गौरवशाली इतिहास लिखते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और परिणामतः भारत का स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास हमेशा के लिए अधूरा रह गया। 1 लाख से अधिक क्रांतिकारियों के बलिदानों का गुमनाम रखा गया। रणभूमि में शहीद हुए दलित वीरों को विमुक्त घुमंतु जातियों के बजाय केवल साधुओं और फकीरों के वेश में भटकने वाले लिखा गया। विमुक्त जातियों का वर्गीकरण। ऐतिहासिक रिकॉर्ड। श्रेणी। अस्थायी रूप से निवास करने वाली जातियां: चमार, पासी, खटिक, डोम, बंजारा, अहेरिया, कंजर, लोध, केमठ, मुसहर, नौठ आदि। ऐतिहासिक स्थिति। स्थानीय प्रशासन की कड़ी निगरानी, दैनिक पुलिस हाजिरी और गंभीर सामाजिक बहिष्कार। फिर घुमंतु रूप से विस्थापित जातियां: चमार, चमरमंगता, नोना चमार, करावल नट, सपेरा, मदारी, सिंगीवाला, बाबरिया। सिटी एक्ट से बचने के लिए लगातार पलायन करने को मजबूर घुमंतु जीवन शैली अपनाई गई। प्रतिरोध की प्रेरणा। पंचायतें: जयसवार, पंचायत रैदास, पंचायत संघ जौनपुर जनपद। माता प्रसाद जी के नेतृत्व में इस काले कानून, दमनकारी कानून का पुरजोर विरोध और आंदोलन। सत्य ही सर्वोपरि है। स्वतंत्रता संग्राम में दलित समाज की अप्रतिम देशभक्ति और बलिदान को नमन। तो दोस्तों, अभी आप देखें स्लाइड से मैंने इसको बनाया। आप लोग इतिहास सुनने से घबराइए मत, चूँकि आपको डिटेल्स बताया जा रहा है। तो ये देखिए, मैं बुक का रेफरेंस लिया हूँ। वह स्वतंत्रता संग्राम में अछूत जातियों का योगदान 1857 से 1947 तक। सतनाम सिंह लेखक हैं। तो आज जो टॉपिक है उस टॉपिक का डिटेल्स मैं दिखा दे रहा हूँ, ताकि ये ना कोई कहे कि कहीं से ये लोग मनगढ़ंत कहानी ये सब बनाते हैं।
तो देशभक्त अछूत जातियों को अपराधी बनाने का षड्यंत्र। देश के सामाजिक ढांचे में हाशिए पर पड़ी जिन जातियों के पूर्वज अंग्रेजों से 100 वर्ष पहले से अधिक समय तक टक्कर लेते रहे, अंग्रेजों ने उन जातियों को अपराधी घोषित कर दिया। इन्हें क्रिमिनल ट्राइब, विमुक्त जातियां की काली सूची में डाल दिया। चमार, कोरी, पासी जैसी दलित जातियां 1857 से कहीं पहले ही अंग्रेजों से लोहा ले रही थी। इन्हें एक्ट क्रिमिनल ट्राइब, लिनोटिफाइड ट्राइब, मोमेलिक ट्राइब जैसे नाम भी मिले। यही जरायम पेशा जातियां कहलाई। अलग अलग राज्यों में इन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता रहा। इन्हें दंड देने के लिए भारतवर्ष में 1793 का कानून लागू हुआ। 1857 की क्रांति के बाद इसी एक्ट को आईपीसी धारा 1860-61 में बदल दिया गया। कांग्रेस के संस्थापक मिस्टर हुम के शब्दों को जीवनी लेखन बेडनबर्न ने अपनी पुस्तक में उद्धृत किया है। देश के अनेक भागों से मिले विवरण देखकर मैं इस परिणाम पर पहुंचा कि बगावत किसी भी समय फूट सकती है। यह बात लॉर्ड लिटन के भारत से लौटने के 15 मास पहले ही की है। देश के सभी भागों से मंगाए गए लगभग 30,000 गुप्तचरों के बयान मैंने देखे। देश के सभी भागों, बर्मा, आसाम आदि जैसे जैसे प्रांतों का वर्णन इसमें न था, को अलग अलग बांटकर यह रिपोर्ट 7 बड़ी जिल्दों में तैयार की गई। रिपोर्ट प्रायः देसी भाषाओं में थी। मैंने उनके अंग्रेजी अनुवाद देखे। इनमें जिलों, तहसीलों, थानों, शहरों से आए हुए बयान अलग अलग थे। रिपोर्ट प्रायः निम्न श्रेणी के किसान, मजदूर, कारीगर लोगों के बारे में थी, जिनसे पता चलता था कि ये ऐसे लोग आर्थिक संकट के कारण सर्वथा निराश होकर कह रहे हैं कि अब कुछ कर डालने बिना उपाय नहीं है। इस कुछ से लोगों का मतलब था बगावत। बहुत सी रिपोर्टों से पता चला कि लोग पुरानी तलवारें, बर्छे और तोड़ेदार बंदूकें जमा करके छिपा रहे हैं, जो अक्सर अवसर आने पर काम में लाई जाएगी। यह तैयारियां निम्न श्रेणी अर्थात सबसे गरीब श्रेणी के लोगों में हो रही है। जान पड़ता है कि यह छोटे छोटे गिरोह किसी भी समय पत्ते पर पड़ी जल की बूंदों की तरह ढुलक कर एक में मिल जाएंगे और उस समय शिक्षित लोग भी इनके साथ मिलकर बगावत को संगठित रूप से देकर देश भर में फैला देंगे और यह बगावत विदेशी सरकार के विरुद्ध राष्ट्रीय बगावत का रूप ले लेगी। तो यह मिस्टर हुम का वक्तव्य से स्पष्ट है कि तत्कालीन परिस्थितियों में देश की दलित आबादी किस तरह से सर पर कफन बांधकर देश को आज़ाद करवाने के लिए खड़ी हो गई थी, तथा यह भी स्पष्ट है कि तथाकथित उच्च लोग एकदम निष्क्रिय ही थे। हाँ, तो वो निष्क्रिय रहते ही हैं ना, उन लोग जी में खाली गपोड़ लीला है। तो अंग्रेज़ों की सेना के अतिरिक्त देसी राजाओं की सेना में भी दलित सैनिकों की बेशुमार संख्या थी। अंग्रेज़ों ने विद्रोही सैनिकों तथा राजाओं के बंदी सैनिकों को नौकरी से निकालकर बाहर कर दिया। दलित सैनिकों के पास तो जमीन जायदाद भी नहीं थी। उनके सामने परिवारों का भरण पोषण करने की समस्या खड़ी हो गई। अब शेर घास तो नहीं खा सकता, अतः वो कानून को हाथ में लेकर अपराध करने लगे। अंग्रेज़ सरकार इनसे परेशान हो गई, इसलिए इन्हें
काबू में करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1871 में पुनः क्रिमिनल एक्ट में संशोधन कर दिया। इस एक्ट के अधीन 217 जातियों को रखा गया। इन जातियों को निगरानी में रखा जाता था। उन्हें प्रत्येक दिन पुलिस स्टेशन जाकर हाजिरी देनी पड़ती थी। यदि वे एक गांव से दूसरे गांव जाते थे तो वहां के मुखिया को सूचित करना होता था। कुल मिलाकर इन 217 जातियों के सारे क्रियाकलापों को नियंत्रित कर दिया गया था। इनका कसूर इतना भर था कि ये और इनके पुरखे अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता चाहते थे। यदि अंग्रेज़ों ने 217 जातियों को इस कानून के घेरे में न लिया होता, इसका अर्थ यह हुआ कि इस विशाल जाति वर्ग के पूर्वज 1857 से पहले से 100 वर्ष पहले से तक अंग्रेज़ों से अपनी मातृभूमि के लिए लड़ रहे थे। यदि इतिहासकारों की दृष्टि मनुवाद से प्रभावित न होती तो वे इन तमाम जातियों के विद्रोह का सिलसिलेवार इतिहास लिखते। उन्होंने ऐसा नहीं किया और स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास अधूरा रह गया। यह भारतीय लेखकों, इतिहासकारों की नैतिक हार है। क्रांतिकारी जातियों को अपराधी घोषित करने के तहत ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित क्रिमिनल एक्ट बनाए। 1793 आईपीसी, 1860-61, 1867, 1871, 1902, 1903, 1914, 1920, 1923, 1924 तथा 1946। बद्री नारायण जी के शब्दों में 1861 से 1857 के विद्रोह के बाद में 1861 में 1857 के विद्रोह के बाद जब अंग्रेज़ों ने महसूस किया कि भारतीय समाज में बड़ा तबका उनके खिलाफ लड़ा है तो उनकी सूची बनाने, उनकी प्रवृत्तियों को जानने और समझने के लिए कॉलोनियल डिटरमिनेशन प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसके अंतर्गत सेंसर एवं गजेटियर का निर्माण हुआ, जिसके आधार पर इन जातियों को नियंत्रित करने के लिए अनेक एक्ट बनाए गए। कॉलोनियल डिटरमिनेशन प्रोजेक्ट का एक असर यह हुआ कि अब जातियां स्मृतियां निश्चित हो गई। वे एक बार लिखित होकर प्रिंट में छप गई। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट इन्हीं प्रतिक्रियाओं का परिणाम था, जिसके तहत 198 जातियों को चिन्हित किया गया। माने क्रिमिनल ट्राइब के 198 जातियों को उसमें चुना गया। इन्हें 3 नाम दिए गए: एक्स क्रिमिनल ट्राइब, डिनाटिफाइड ट्राइब, नोमेडिड ट्राइब। 1860 में इसे इंडियन पेनल कोड में बदल दिया गया। 1857 के संघर्ष के बाद जहां ऊंची जातियों के लोग राय साहब, राय जमींदार, महाराज, महाराजा व जागीरदार की उपाधि लेने के में व्यस्त थे, वहीं दलितों के ऊपर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगाया जा रहा था। यह जानना बहुत रोचक है कि 1857 के तुरंत बाद क्रिमिनल एक्ट बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी। इन जातियों को चिन्हित करने की क्या जरूरत पड़ी। वस्तुतः 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजी शासन ने अपनी गवर्नेंस एवं कंट्रोल एक्टिविटीज़ की कमी के रूप में देखा और भारतीय समाज में इस विद्रोह से सबक लेकर इसे नियंत्रित करने के लिए नई स्ट्रेटजी बनाई तथा उन्हें क्रिमिनल ट्राइब बना दिया, जो उनके प्रशासन के लिए चुनौती थे, जो औपनिवेशिक नियमों को नहीं मानते थे और उन्हें बार बार तोड़ते थे। 1923 तक आते आते इस एक्ट के शिकंजे में फंसी जातियों की संख्या 193 रह गई थी, परंतु 1924 में कुछ जातियां इस एक्ट से निकाल दी गई थी।
दी तथा इनकी संख्या 123 रह गई। जिन राज्यों में सामाजिक आंदोलन चलाए गए वहाँ पर विमुक्त जातियों को इस शिकंजे से जल्दी मुक्ति मिल गई। गुजरात और मद्रास में यह आंदोलन रामास्वामी पेरियार जी ने तथा महाराष्ट्र में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले तथा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने चलाए। यही वजह रही कि उपरोक्त राज्यों से क्रिमिनल एक्ट हटा दिए गए, जबकि अन्य राज्यों में से एक्ट 30 अगस्त 1952 को हट पाया। समझिए 1952 में हटा है बहुत जो है। इस काले कानून के तहत केवल मात्र दलितों को ही अपराधी घोषित किया गया। इस सूची में चमार, पासी, खटिक, दुसाध, डोम, ढाढ़ी, कंजर, मुसहर, ततवार, पलवर, हबुड़ा, भांतु, नट, करवल, सपेरा, बंगाली, स्थलीगढ़, खूरपलट, बखार, बावरिया, बेड़िया, ब्रिजवासी, मद्रासी, थोरिया, गुंगिया, सांसी, बाज, बंदक, बंजारा जैसी जातियां थी। हैरानी की बात यह थी कि इसमें न तो किसी सवर्ण जाति का नाम था और न ही किसी मुस्लिम जाति का। इससे स्पष्ट हो जाता है कि अंग्रेज सरकार विशाल अछूत समाज की देशभक्ति से किस कदर भयभीत थी और किस कदर खिन्न थी। अब देखिए दोस्तों, इसमें सही में लेखक बहुत पॉइंटली रिसर्च किए हैं कि ये सब जातियों में ये वो मुस्लिम है और न एगो सवर्ण है, जैसे ब्राह्मण, ठाकुर, लाला, ये सब किसी का नाम नहीं है। और ये देखिए और न मुस्लिम है, इसका मतलब कि अंग्रेज ये सब मिल के सब यहाँ के दलित समाज को के ऊपर शासन कर रहे थे। तो आज़ादी के बाद सभी प्रांतों के दलित प्रांतों के द्वारा इस कानून का पुरजोर विरोध किया गया। कब? आज़ादी के बाद। ऐसा ही एक आंदोलन जौनपुर जनपद में चमार जाति जयसवार पंचायत रैदास पंचायत संघ के समुदाय ने किया था। इस आंदोलन का नेतृत्व माता प्रसाद जी ने किया था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं जगजीवन राम ने भी इस काले कानून की सख्त मुखालत की थी। इस काले कानून का फायदा अंग्रेजों के पिट्ठुओं ने खूब उठाया। अब अंग्रेज के पिट्ठू कौन थे? यही मादर चोर जो बैठे हुए हैं आज चुट्ठू में, तो अंग्रेज के पिट्ठुओं ने खूब उठाया। इस पर डीसी डिंगर टिप्पणी करते हैं, इस काले कानून का लाभ अंग्रेजों को कम लेकिन उनके दलालों को ज़्यादा फायदा मिला। इसकी आड़ में उन लोगों ने अछूतों को खूब सताया, उनकी गिरफ्तारी का भय दिखाकर, अपना बंधुआ मजदूर बनाकर और उनकी बहु बेटियों का शोषण किया, मजबूर किया गुलामी दर गुलामी करने के लिए। दोस्तों, ये विमुक्त जातियां हैं। विमुक्त जातियों के उन समुदायों की सूची जो अस्थायी रूप से एक स्थान पर रहते हैं। अहेरिया, बदक, बंजारा, परवार, बोड़िया, बावरिया, भौर, बुरिंगा, चमार, दलेरा, यानी कहार को दलेरा बोला जाता है, डोम, गड़ोला, घोसी, घोसी में हिंदू घोसी, ये नहीं कि मुस्लिम घोसी, गुज्जर, हबुड़ा, कंजर, केमट, खटिक, लोध, मलाह, मेघाती, मुसहर, मुसहर को यह बनमानुस लिख दिया है, नट, पलवर, दुसाध, पासी, सांसिया, बंगा घाट, अवधिया, भांतु, पीधिया, पीघिया, परवल। विमुक्त जातियाँ जो घूमती फिरती रहती थी, ये लोग को भी क्रिमिनल ट्राइब लगाया गया जो घूम फिर रही थी उनको। पदक, खुरपलटा, मुंगिया, कंजर, कुछबघिया, सिंगी वाला, औघड़, बैरिया, बैद, भाट,
चमरमंगता, जोगी, कपड़िया, महावत, लुंगी पठान, कलंदर, फकीर, नौट, कर्नाटक, करवल, बावरिया, बासी, हबुड़ा, डोम, खटिक, बंजारा, बहेलिया, ढोड़न, बोढ़नहार, बरवार, बरगी, सपेरा, सिकलीगढ़, बेलदार, मदारी, कंकाली, ब्रिजवासी, जोगी, किगरिया, भल्लरी, करमंगिया, हिंदू, महावत, करमौलिया, गोसाई, नोना चमार। तो चमार जातियां जब क्रिमिनल ट्राइब घोषित हुई 1857 से गुस्साए ब्रिटिश प्रशासन ने देश भर में 217 जातियों को क्रिमिनल ट्राइब घोषित किया था। ये वे जातियां थी जो न केवल 1857 में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध लड़ी थी, बल्कि इससे पहले 100 वर्ष से भी अधिक वर्षों से अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध लड़ती आ रही थी। जिन राज्यों में सामाजिक आंदोलन चलाए गए वहाँ पर विमुक्त जातियों को इस शिकंजे से जल्दी मुक्ति मिल गई, जबकि अन्य राज्यों से ये एक्ट 30 अगस्त 1952 को ही हट पाए थे। इस अमानवीय एक्ट को हटाने में जौनपुर जनपद के जयसवार गोत्र के रैदासी पंचायत संघ ने जबरदस्त आंदोलन किया था। इसका नेतृत्व माता प्रसाद जी ने किया था। क्रिमिनल घोषित की गई जातियों के वर्तमान उत्तर प्रदेश के इटावा, गाजीपुर तथा जौनपुर जिलों के चमार आबादी शामिल थी। इसके अतिरिक्त घुमंतू जातियां जो इस सूची में शामिल की गई उनमें चमरमंगता, जो कि इलाहाबाद, फतेहपुर, सीतापुर, सुल्तानपुर, उन्नाव तथा हरदोई जिले में पाए जाते हैं, तथा नोना चमार जो जिला जालौन तथा इसके इर्द गिर्द के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। चमरमंगता और नोना चमार जाति का ही हिस्सा है। क्रिमिनल एक्ट लगने के बाद ये अंग्रेजों तथा उनके पिट्ठुओं से बचने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहे और घुमंतू समाज का हिस्सा बन गए। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की वजह से क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के घेरे में आए इन दलित समुदायों का जिक्र भारत सरकार भी नहीं करती। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के हु ऑफ इंडियन मॉरिटर्स जिल्द 3 में 1857 के युद्ध में घर से बेघर हुए लोगों का जिक्र हो तो हुआ है, लेकिन घुमंतू विमुक्त जातियों के रूप में नहीं बल्कि साधुओं और फकीरों के रूप में। मुझे लगता है यह सरकारी उपेक्षा है। इसके अनुसार यद्यपि स्वतंत्रता के उस युद्ध में 1 लाख से अधिक क्रांतिकारी या तो रणभूमि में युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए अथवा उनको फांसी हुई, जिन्हें कारावास हुआ, काला पानी हुआ, अथवा जो देश छोड़कर भाग गए अथवा बेघरवार होकर साधुओं और फकीरों का वेश धारण कर देश में भटकते रहे, उनका जो 1857 के 1200 से अधिक शहीदों का संक्षिप्त विवरण छपा है, वे क्रांति के प्रमुख कार्यकर्ता और स्थानीय नेता थे। आज उन लाखों भारतीयों का नाम कोई नाम भी नहीं जानता जिन्होंने भारत की आज़ादी के उस प्रथम युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दी थी, दंडित हुए थे, जिसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई थी और जो बेघरवार होकर आजीवन भटकते रहे। उन अज्ञात बलिदानी वीरों का देश चिरकाल तक ऋणी रहेगा और भारत की भावी पीढ़ियां उन बलिदानी वीरों को अपनी श्रद्धा से सुमन चढ़ाती रहेगी। तो दोस्तों, अभी जो मैंने ये क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के विषय में जो बताया, तो अभी बहुत से पोल खुलने वाले हैं। तो किताब यही नहीं है, बहुत सी किताब है, सब शहीदों का भी नाम अभी बताएंगे। और तो इस वीडियो में इतना ही, और कृपया आप लोग को चैनल
वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। वेलकम टू रियल हिस्ट्री मिरर, सच्चा इतिहास, सच्चा दर्पण।